नमस्कार, मैं विनोद चाहर JSBT क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 हिंदी का दूसरा पाठ है जो आज हम पढ़ेंगे और पाठ का नाम है पतंग। पाठ का नाम है पतंग। रचनाकार है आलोक धनवा। रचनाकार का नाम है आलोक धनवा और आलोक धनवा है, इनका जन्म सन 1948 में हुआ था। जन्म सन 1948 में हुआ था बिहार के मुंगेर जिले में। बिहार के मुंगेर जिले में इनका जन्म सन 1948 में हुआ था। यहाँ पर इनकी रचना है, एक कविता है जिसका नाम है पतंग। और इस पतंग के माध्यम से इन्होंने कुछ प्राकृतिक रूपों का सहारा लेते हुए कुछ प्राकृतिक रूपों का सहारा लिया है। ऋतु परिवर्तन है, उस ऋतु परिवर्तन की बात इसमें बताई गई है कि एक ऋतु जाती है, उसके बाद में दूसरी ऋतु आती है, तो उस समय कैसी स्थिति होती है, क्या होता है। तो देखिए, उसी को व्यक्त करते हुए कवि क्या कहते हैं। कवि ने ऋतु परिवर्तन के साथ ही जो नई ऋतु आती है उसमें बच्चे हैं वो किस प्रकार से आनंदित होते हैं, बच्चे किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, किस किस प्रकार की वो प्रतिक्रियाएं करते हैं, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। ये जो कविता है ये आलोक धनवा का एक संग्रह है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा का एक काव्य संग्रह जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। उस दुनिया रोज बनती है नामक काव्य संग्रह में इनकी ये कविता है जिसका नाम है पतंग। तो देखो कवि क्या कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। सबसे तेज बौछारें गई यानी हवा की जो सबसे तेज बौछारें होती हैं, सबसे तेज हवा होती सबसे तेज वर्षा होती है, सबसे तेज वर्षा होती है, वो वर्षा का दौर गया, भादो गया। भादो यानी भादव का महीना। भादो यानी भादव, जो हिंदू महीने होते हैं भादव महीना, और इस भादव महीने में सबसे तेज बारिश होती है। तो कि सबसे तेज बौछारें गई, जिस समय सबसे तेज बौछारें होती हैं, सबसे तेज वर्षा होती है, वो वर्षा का समय गया, भादो गया, भादव का महीना बीत गया, भादव का महीना चला गया है, जो भाद्रपद महीना है वो चला गया है। तो भाद्रपद महीना जाने के साथ ही, भाद्रपद महीना बीत जाने के साथ ही जो वर्षा का समय है, जो बारिश का दौर है वह चला गया है, बारिश से रुक गई है और अब एक नया सवेरा हुआ है। नया सवेरा हुआ, सवेरा हुआ यानी एक नया सवेरा हुआ है। और नया सवेरा कौन सा हुआ है? एक नए समय का, एक नई जो ऋतु है उस ऋतु का आगमन हुआ है। इसके साथ ही एक नई ऋतु का आगमन हुआ है। और नई ऋतु इसके साथ में कौन सी आ गई है? तो इसके साथ में एक नई ऋतु है शरद ऋतु। उस शरद ऋतु का यानी सर्दी का, शरद ऋतु का यानी सर्दी का आगमन हो चुका है। धीरे धीरे सर्दी है वो आनी शुरू हो गई। तो एक नई ऋतु है उसका आगमन हुआ, एक नया सवेरा हुआ है, एक नई ऋतु है उसका आगमन हुआ है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और जब ये नई ऋतु आई है, ये नया सवेरा हुआ है, तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ये सवेरा कैसा है? तो ये सवेरा है खरगोश की जो आंखें होती हैं उनके समान लाल, यानी खरगोश की लाल आंखों के समान ये सवेरा है। ये सवेरा कैसा है? तो ये सवेरा खरगोश की लाल आंखों के समान है। खरगोश की लाल आंखों के समान ये सवेरा। अब इस सवेरे को खरगोश की लाल आंखों के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तो उसकी किरणें हैं वो अरुणिमा लिए हुए होती हैं, उनमें अरुण रंग होता है, तो वो एक नया सवेरा है, वो भी लाल रंग की। वो जब सूर्य निकल के आता है तो उसमें लालिमा छाई रहती है। तो उसके कारण कहा है कि खरगोश की जैसे लाल आंखें है ना, तो खरगोश की लाल आंखों के समान एक नया सवेरा हुआ है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। और कवि क्या करें? शरद आया यानी शरद ऋतु। क्या आया? शरद ऋतु आई पुलों को पार करते हुए। और ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु है, सर्दी है, वो पुलों को पार करते हुए आ रही है। क्या करते हुए आ रही है? पुलों को पार करते हुए आ रही है। और पुलों को पार कैसे करते हुए आ रही है? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। वह अपनी नई जो चमकीली साइकिल है उसको तेजी से चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। अर्थात यहाँ पर वो जो शरद ऋतु है वो कैसे साइकिल चलाएगी? तो देखो यहाँ पर बताया गया खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी
वो जो सवेरा होता है उसकी जो किरणें होती हैं, वो सवेरा होता है वो कैसा होता है, खरगोश की लाल आंखों के समान होता है। फिर आगे ये कह दिया कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए आई है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए साइकिल चला रही है। कैसी साइकिल चला रही है, चमकदार जो धूप है, चमकदार जो किरणें हैं, चमकदार चमकीली यानी चमकदार साइकिल, चमकदार साइकिल। कैसी चमकदार साइकिल, जो धूप है, जो तेज किरणें हैं, जो तेज किरणें हैं, जो धूप है, उस धूप की चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए, जो धूप है उस धूप की चमकीली साइकिल को, सर्दी ऋतु है, शरद ऋतु है, शरद ऋतु है, सर्दी की ऋतु है, इसकी जो चमकीली धूप रूपी साइकिल है, चमकीली धूप रूपी साइकिल है, उस धूप रूपी साइकिल को तेजी से चलाते हुए ऐसा लगता है जैसे वह पुलों को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। यानी जिस प्रकार से साइकिल चलाते हुए तेजी से आगे बढ़ा जाता है, वैसे कि ये जो शरद ऋतु है, इसकी जो धूप है, वो धूप है वो भी तेजी से बढ़ रही है। अर्थात सूर्य जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, सूर्य जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा है। और उसकी जो किरणें हैं, उसकी किरणें हैं, वो शुरू में तो जब वो उदय होता है तब उसके बीच में कुछ भी अवरोध आता है, जैसे पेड़ पौधे आते हैं, बिल्डिंगें वगैरह आती हैं, तो उनसे वो टकराती है, तो कम किरणें पड़ती हैं, उधर कम किरणें पड़ती हैं, वो धूप थोड़ी कम दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ेगा, धूप है वो पूरी दिखाई, धूप है वो सभी जगह फैल जाएगी, छाया है वो कम रहेगी। तो इसलिए कवि ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे वह पुलों को पार करते हुए आ रही है। उसके बीच में पहले पहले तो क्या होते हैं, कुछ अवरोध से होते हैं, जिन पर भी वह तेजी से आगे बढ़ती रहती है। और फिर ये धूप क्या करती है, देखो, घंटी बजाते जोर जोर से, और ये जो अपनी धूप रूपी साइकिल के माध्यम से ये शरद ऋतु आगे बढ़ रही है, धूप रूपी साइकिल के माध्यम से ये शरद ऋतु आगे बढ़ रही है। तो आगे बढ़ती हुई पुलों को पार करते हुए आगे बढ़ रही है, पुलों पर ये सरपट जैसे दौड़ रही है, एक साइकिल जैसे पुलों पर दौड़ती है, ठीक उसी प्रकार से ये दौड़ती जा रही है। अब ये क्या करती है, घंटी बजाते जोर जोर, और ये जो साइकिल है इस पर, अपनी इस साइकिल से जो शरद ऋतु है वो क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो आगे बढ़ रही है तो वो क्या कर रही है, जोर जोर से घंटी बजा रही है, जोर जोर से घंटी बजाते हुए क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। अपनी साइकिल से ये जोर जोर से घंटी बजा रही है, और जोर जोर से घंटी बजाते हुए क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और क्या कर रही है, ये अपने चमकीले इशारों से बुला रही है। ये जो चमकीली धूप है ना, चमकीली धूप शरद ऋतु है, वो लगातार आगे बढ़ रही है, अपनी चमकीली धूप रूपी साइकिल है, अपनी चमकीली धूप रूपी साइकिल है, उससे क्या कर रही है, जोर जोर से ये क्या कर रही है, घंटी बजा रही है, घंटी बजा रही है। और इशारे करते हुए संकेत करते हुए क्या कर रही है, जैसे लोगों को अपने पास बुला रही है। ऐसा लगता है जैसे ये छोटे बच्चों को, लोगों को अपने पास बुला रही है। आगे देखो, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, अब ये इशारे से किसको बुला रही है, देखो ये इशारे से किसको बुला रही है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं, किनको बुला रही है, जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, उन पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को ये अपनी ओर बुला रही है। पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों के झुंड को ये अपनी ओर बुला रही है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। ये क्या कर रही है, ये चमकीले इशारों से उनको अपनी ओर बुला रही है, अपनी ओर बुला रही है। पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं, जो पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि इस समय ये हवा है वो थोड़ी न तो ज्यादा भारी होती है न हल्की होती है, और इस समय बच्चे क्या करते हैं, पतंग उड़ाने लग जाते हैं। पतंग उनका आसानी से उड़ने लग जाता है, क्योंकि पहले तेज हवाएं चलती हैं, तो अब जैसे ही ऋतु परिवर्तन हुआ है, हवाएं कुछ हल्की हो गई हैं और उनमें पतंग आसानी से उड़ सकते हैं। तो इस समय बच्चे हैं वो पतंग उड़ाने लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये जो शरद ऋतु है, ये अपनी जो धूप है, धूप रूपी साइकिल से आगे बढ़ रही है, और ऐसा लगता है जैसे ये पतंग उड़ाने वाले बच्चों का जो झुंड है, जो समूह है, उनको अपनी ओर बुला रही है। अर्थात ये ऐसा समय होता है जब बच्चे पतंग उड़ाने लग जाते हैं। बच्चे एक झुंड के रूप में क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए
और जब ये शरद ऋतु आती है, जब सर्दी ऋतु आती है, तो आकाश को इतना मुलायम मुलायम यानी कोमल, मुलायम यानी कोमल बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इस समय आकाश कैसा हो जाता है, इस समय आकाश कोमल या मुलायम हो जाता है, यानी कि आकाश है वो स्वच्छ होता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, मुलायम हो जाता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है, सुंदर आकाश हो जाता है, और ऊपर उठ सके, कि ऊपर उठ सके, पतंग ऊपर उठ सके, पतंग ऊपर उठ सके, यानी हवा भी इस अनुकूल होती है, पतंग ऊपर उठ सके, पतंग आसमान में दिखाई देते हैं, आसमान में दिखाई देते हैं, क्योंकि धूप है वो ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये भादव का महीना ये होता है, इन समय तो वो धूप है थोड़ी सी तेज होती है, धूप में ज्यादा चमक होती है, लेकिन इस समय वो तेज धूप नहीं होती है, इसलिए आसमान की तरफ आसानी से देखा जा सकता है। और हवा होती है वो थोड़ी हल्की हो जाती है, हवा कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है, और उस हल्की हवा में पतंगे ऊपर उड़ सकते हैं। हवा इस प्रकार की चलती है जिसमें पतंग उड़ सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, पतंग उड़ सकते हैं। तो ये जो ये जो ऋतु है शरद ऋतु है, शरद ऋतु वर्षा ऋतु के बाद की ऋतु है शरद ऋतु। इस शरद ऋतु में क्या होता है, आकाश मुलायम हो जाता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है, कोमल हो जाता है, और ऐसी हवा चलती है कि उस हवा में पतंग ऊपर उड़ सके, अर्थात पतंगे उड़ सकते हैं, पतंगे उड़ सकते हैं। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। हवा ऐसी होती है, हवा इस प्रकार की होती है, इस समय हवा इस प्रकार की होती है, आकाश इस प्रकार से चमकीला होता है, इस प्रकार से चमकीला होता है, इस प्रकार से स्वच्छ होता है कि उसमें जो भी कुछ वस्तु उड़ती है वो आसानी से देखी जा सकती है। तो दुनिया की सबसे हल्की चीज उड़ सके, ये बात यहां पर मैंने बता दी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दुनिया की सबसे हल्की चीज, दुनिया की सबसे हल्की चीज कौन सी है, पतंग। दुनिया की सबसे हल्की चीज कौन सी है, पतंग। और रंगीन चीज, दुनिया की सबसे हल्की, सबसे हल्के कागज से बनी हुई पतंग है, वो दुनिया के सबसे हल्के कागज से बनती है। और कैसी होती है, रंग बिरंगी। तो हवा इस समय जो चलती है वो हल्की हवा होती है, उसमें दुनिया की जो सबसे हल्की चीज है, हल्के कागज से बनी हुई, या कह सकते हैं कि जो सबसे हल्की चीज है और जो रंगीन चीज है वह क्या हो सकती है, इस हवा में उड़ सकती है। हवा इस प्रकार की चलती है जिसमें ये पतंग है, रंग बिरंगे पतंग हैं, ये क्या हो सकते हैं, आसानी से उड़ सकते हैं। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और ये हवा इस प्रकार की होती है, इस समय की, ये समय इस प्रकार का होता है, ये ऋतु ऐसी होती है कि इसमें दुनिया का सबसे पतला कागज, पतंग है वो दुनिया के सबसे पतले कागज से बनता है, पतंग दुनिया के सबसे पतले कागज से बनता है। तो कवि कह रहे हैं कि इस हवा में, इस समय जो हवा चलती है उसमें दुनिया के सबसे पतले कागज से बना हुआ जो पतंग है वह आसानी से उड़ सकता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और इसके साथ क्या उड़ता है, इस हल्के कागज के साथ में क्या उड़ता है, बांस की सबसे पतली कमानी। बांस है, बांस की सबसे छोटी लकड़ी, या कह सकते हैं कि बांस का सबसे छोटा टुकड़ा पतंग होता है, उसके दो वो लकड़ियां लगी हुई होती हैं, लकड़ियां लगी हुई होती हैं, उनको क्या बताया गया है, कमानी बताया गया, कमानी बताया गया। यानी इस पतंग के साथ में जुड़ी हुई बांस की जो सबसे पतली जो लकड़ियां हैं, जो सबसे पतली लकड़ियां हैं, वह भी क्या होती हैं, इस हवा में उड़ सके, इस हवा में उड़ सकती हैं, उड़ती रहती हैं। कि शुरू हो गई सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो कवि देखो यहां पर क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति होती है तो ये दृश्य है, ये बड़ा ही मनोरम होता है, ये बड़ा ही मनोरम होता है। और जब इस प्रकार की स्थिति होती है, आसमान में पतंग उड़ते रहते हैं, आसमान में पतंग उड़ते रहते हैं, तो शुरू हो गई सीटियों। और जब पतंग उड़ाते हैं, बच्चों के झुंड पतंग उड़ाते हैं, बच्चे आसमान में पतंग उड़ाते रहते हैं झुंड के रूप में, तो वो क्या करते हैं, सीटियां बजाते हैं। क्या करते हैं, सीटियां बजाते हैं। तो जैसे ही ये ऋतु है इसकी शुरुआत हुई है, पतंग आसमान में उड़ने लगे हैं, बच्चे जोर जोर से सीटियां बजाते हुए क्या करते हैं, ये पतंग उड़ाते हैं। किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, किलकारियों की। और उस समय ये बच्चे क्या करते हैं, किलकारियां करते हैं, बच्चे किलकारियां करते हैं, जोर जोर से किलकारियां करते हैं और सीटियां बजाते हुए क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया,
और कवि कह रहे हैं कि ये पतंग आसमान में ऐसे उड़ते रहते हैं जैसे तितलियां मंडराती रहती हैं। जैसे क्या होता है, तितलियां मंडराती रहती हैं। जिस प्रकार से तितलियां आसमान में मंडराती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये पतंग है, ये इसमें उड़ते रहते हैं। जिस प्रकार से तितलियां इस समय क्या होती है, स्वच्छंद घूमती रहती है, स्वच्छंद आसमान में विचरण करती रहती हैं। तो ठीक उसी प्रकार की स्थिति है वो इनकी। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे तितलियां आसमान में विचरण कर रही। तो ये थे इतना। इसमें जो कुछ बचा है, दो एक पद और बचे हैं, 2-3 पद और बचे हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए JSBT क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।